स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ताकत का खेल का पार्ट 4। हमने देखा देवराज चौहान ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है उस पत्थर की खोज में, तो ज्यादा देर ना लगाते हुए बाकी बातें अंत में करेंगे। शुरू करते हैं ताकत का खेल पार्ट 4। देवराज चौहान की आंख खुली। उसने घड़ी में देखा, शाम के 4 बज रहे थे। अच्छी नींद ले ली थी उसने। बाहर से लोगों की मध्यम सी आवाजें आ रही थी। देवराज चौहान उठा और टेंट से बाहर आ गया। एक टेंट पार थोड़ी सी खुली जगह पर किचन जैसा माहौल था। वहां 4 लोग चूल्हा जलाए, उन पर पतीले और बर्तन रखकर खाना बनाने में व्यस्त थे। देवराज चौहान उनके पास पहुंचा और पानी का जग लेकर हाथ मुंह धोने लगा। चाय की इच्छा हो तो बना दूं? एक ने पूछा। बना दो। वो चाय बनाने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने हाथ मुंह धोकर रुमाल से साफ किया। पास ही लकड़ी का स्टूल पड़ा था, उस पर जा बैठा। तारों तारों की बाड़ के भीतर की तरफ 2 आदमी टहलते नजर आ रहे थे। एक तरफ 2 व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे थे। देवराज ने उन्हें पहचाना कि सुबह उनके साथ ही यहाँ आया था। देवराज चौहान ने खाना बनाने वालों को देखा। वो स्थानीय लग रहे थे। तुम लोग यहीं के हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ साहब जी, गांव के हैं। बिल्ला के गांव के? उसके जवाब में सहमति से सिर हिला दिया। यहाँ कब से हो? 3 महीने से खाना बना रहे हैं इन लोगों के लिए। आप तो आज ही आए हैं इधर? हाँ। सुना है अब आप देवता का पत्थर लेने बस्ती में जाएंगे। उसकी आवाज गंभीर हो गई। देवराज चांद ने सिर हिलाया। पहले भी कुछ आदमी देवता का पत्थर लेने गए थे, लेकिन लौटे नहीं। वो आदमी धीमे स्वर में कह उठा। आप भले आदमी लगते हैं, इसलिए बता देता हूं कि बस्ती की हद में जाना खतरनाक है। तुम यहाँ के हो? बस्ती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। हाँ, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जहरीले तीर रखते हैं, अच्छी तरह से लड़ना जानते हैं। वैसे वे लोग शरीफ हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। ना तो वो बस्ती वाले किसी के यहाँ जाते हैं और ना ही पसंद करते हैं कि कोई उनके कामों में दखल दे। देख लीजिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बस्ती के देवता का पत्थर पाना चाहते हैं। बस्ती वाले सब जानते हैं, परंतु उन्होंने इन लोगों पर हमला नहीं किया। वो तब तक चुप रहेंगे जब तक कि उनकी बस्ती की हद में कोई नहीं आता। पहला हमला भी वो नहीं करते। सामने वाला जब उन्हें चोट पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो फिर वो उसे मार देते हैं। मतलब कि चोरी छुपे हुए आने वाले पर हमला नहीं करते। देवराज चांद ने पूछा। नहीं, इस तरह आने वाले को घेरे में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। परंतु तब तक पकड़ा जाने वाला घबराकर उन पर हमला करता है या भागने की चेष्टा करता है, तो फिर वो उसे खत्म कर देते हैं। उनकी पकड़ में आने वाला अगर उन पर हमला न करे तो वे बस्ती वाले क्या करते हैं, ये मैं नहीं जानता। तभी दूसरा व्यक्ति गिलास में चाय बना लाया। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरकर इधर उधर देखा। साहब जी, मेरी मानो तो बस्ती की तरफ मत जाओ, मारे जाओगे। वही व्यक्ति पुनः बोला। देवराज चौहान ने उसे देखा। कुछ कहने लगा कि जॉर्जी की आवाज कानों में पड़ी। हे, तुम नींद में से उठ गए? हे, तुम नींद से उठ गए देवराज चौहान? देवराज चौहान ने बाईं तरफ गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा। उधर से आती जॉर्जी करीब आ गई थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो भी नींद ले चुकी है। कपड़े भी दूसरे पहन रखे थे। कब उठे? पास आकर वो अपने पन से कह उठी। अभी। पापा को बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हें सारी बात? तुम्हारे पापा के साथ हुई बातों में तुम्हारा जिक्र नहीं आया, देवराज चौहान बोला। जॉर्जी ने गहरी सांस ली। अच्छा किया, वरना पापा गुस्से में आ जाते कि मैंने तुम्हें सब कुछ क्यों बता दिया। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। कुछ खाया नहीं अभी? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं खाया। इकट्ठे खाएंगे। मंजूर? जॉर्जी खुलकर मुस्कुराई।
देवराज चांद स्टूल से खड़ा हुआ और जॉर्जी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर बोला, तुम खा लेना, अभी मेरे खाने में बहुत वक्त है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे से दूर क्यों भागते हो। जॉर्जी मुंह बनाकर कह उठी, मैं दूर नहीं भाग रहा, बल्कि तुम ज्यादा पास आने की कोशिश कर रही हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। जॉर्जी कुछ पल देवराज चांद को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब क्या करने जा रहे हो? बस्ती की तरफ तो नहीं जा रहे? आज रात को जाऊंगा। मतलब कि तुम जा रहे हो? जॉर्जी के होठों से निकला, हाँ। जॉर्जी कई पलों तक देवराज चांद को देखती रही। मैंने तुम्हें कहा था कि इनकार कर देना। वहां जो भी गया बचकर नहीं आया। जिस काम के लिए आया हूं वो करके ही जाऊंगा। खतरा देखकर भागना मुझे नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। बेहतर होगा तुम अपने काम से मतलब। ये मेरा काम ही है। जॉर्जी कह उठी, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा काम है। मुझे अपनी जान बचाना आता है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जॉर्जी मुस्कुरा उठी। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा, बोझ नहीं बनूंगी, कहीं तो काम आऊंगी। मैं जरूरत नहीं समझता, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर टेंटों की तरफ बढ़ गया। जॉर्जी सोचों में डूबी खड़ी रही, नजरें जाते देवराज चौहान की पीठ पर थी। अगला दृश्य, रात के 8 बज रहे थे। उस जंगली इलाके में झींगरों की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। नील क्रेस्टों के लोगों ने बाड़ की तारों पर जलती मशालें बांध रखी थी। कुछ मशालें भीतर की तरफ इस तरह लगा रखी थी कि सारी जगह रोशन रहे। टेंटों के भीतर लैंप रोशन थे। नील क्रेस्टो अभी अभी देवराज चांद के पास पहुंचा था। देवराज चांद खाना खाकर हटा था। मैं नक्शा लेकर आया हूं उस रास्ते का, नील क्रेस्टो ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। तुम जब भी बस्ती की तरफ रवाना होना चाहते हो जाना। परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस नक्शे पर भरोसा करना ठीक नहीं। देवराज चौहान ने नील क्रेस्टो को देखा, क्या कहना चाहते हो? ये जंगल तुम्हारे लिए अनजान है। पूरा जंगल एक जैसा ही दिखता है। आगे बढ़ते हुए कभी भी दूसरे रास्ते पर पड़ सकते हो, कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। नील क्रेस्टो का स्वर गंभीर था। अगर कहो तो मैं अपना ऐसा आदमी साथ भेज देता हूं जो तुम्हें आधे रास्ते से ज्यादा तक छोड़ आएगा। उससे आगे तुम आसानी से बढ़ सकते हो, तब भटकने का खतरा भी कम होगा। नक्शा दिखाओ। नील क्रेस्टो ने उसे कागज पर बनाया नक्शा दिया। कागज पर कई तरफ को जाती लकीरें दी गई थी। उन लकीरों के साथ साथ कुछ लिखा भी हुआ था। देवराज चौहान कई क्षणों तक उस नक्शे को देखता रहा। यहां से तुम्हें पश्चिम की तरफ बढ़ना है। ये देखो, इस वक्त तुम यहां हो। उस नक्शे पर उसने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, यह सारा जंगल का रास्ता तय करके तुमने यहां पहुंचना है। यहां से उस बस्ती की सीमा शुरू हो जाती है। उसके बाद इस दिशा की तरफ बढ़ना है। देवराज चौहान ने सब कुछ समझा। तुम कब रवाना होना चाहते हो? आज रात ही, बल्कि कुछ देर बाद ही। नील क्रेस्टो ने बेचैनी से पहलू बदला। उस सफल हो जाओगे? मालूम नहीं आगे क्या हो होता मालूम नहीं आगे क्या क्या होता है। कोशिश करूंगा कि तुम्हें सफल भी होना है और जिंदा वापस भी लौटना है, नील क्रेस्टो ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चांद ने नील क्रेस्टो को देखा, कहा कुछ नहीं। बेहतर होगा कि तुम किसी को मेरे साथ कर दो, जो जंगल के इन रास्तों का जानकार हो। रात के वक्त मैं रास्ता भटक भी सकता हूँ। दिन निकलने तक तुम्हारा वो आदमी मुझे रास्ता दिखाता रहेगा। उसके बाद मैं आगे का सफर खुद तय कर लूंगा। देवराज चांद एकाएक सोच भरे स्वर में बोला, हाँ, एक आदमी है मेरे पास जो इस जंगल के रास्तों का जानकार है। पास के गांव का ही है। देवराज चांद ने नक्शा तय करके जेब में रखा। अगर सफल हो गए तो क्या करोगे? एकाएक नील क्रेस्टो ने पूछा। क्या मतलब? देवता का पत्थर लेकर वापस आओगे? नील क्रेस्टो गंभीर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्थर हाथ में आते ही तुम खुद खजाना लेने दौड़ पड़ो? निश्चित रहो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोशिश करना कि तुम्हारा इरादा नेक ही रहे। नील क्रेस्टो ने मुस्कुराने की चेष्टा की। देवराज चांद ने नील क्रेस्टो को देखा, फिर बोला, यहां से बस्ती तक का रास्ता कितनी देर का है?
15 घंटे लगते हैं घोड़े पर, नील क्रेस्टो ने कहा। हम यहाँ इसलिए रुके पड़े हैं कि पास में ही गांव है। खाने पीने की और अन्य सब की जरूरतें गांव से पूरी हो जाती हैं। कहीं दूर डेरा जमाते तो गांव से सामान लाने जाने में ही दिक्कत होती। हमें यहाँ रहने में आसानी है। ठीक है, मैं आधे घंटे में यहाँ से निकलूंगा। तुम जिसे साथ भेजना चाहते हो उसे चलने को कहो, देवराज ने कहा। बस्ती में देवता का वो पत्थर कहाँ है, ये भी नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि बस्ती में एक जगह पूजा का स्थान है, वहीं पर वो पत्थर पड़ा हुआ है। मतलब कि इस बारे में कुछ खास नहीं जानते। नहीं, जो जानता था बता दिया। जानकारी अधूरी है और शिकार करने जंगल में आ चुके हो, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे शिकारी अक्सर खुद शिकार हो जाते हैं। तभी तो मैं शिकार करने खुद नहीं जा रहा, नील क्रेस्टो ने मुस्कुराने की चेष्टा की। तुम्हें बुलाया है कि आगे जाओ, रास्ता देखो, शिकार तलाश करो और विजय हासिल करो। देवराज चांद ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, जाओ, मेरे चलने की तैयारी करो। तुम बहादुर हो, मुझे विश्वास है कि सफल होकर आओगे। देवराज चांद खामोश रहा। नील क्रेस्टो बाहर निकल गया। भोर का उजाला फैलने पर देवराज चांद के साथ आया आया घुड़सवार कह उठा। सॉरी दोस्तों, यहाँ सीन चेंज हो गया। भोर का उजाला फैलने पर देवराज चांद के साथ आया घुड़सवार कह उठा। दिन निकल आया है, अब तुम अकेले आगे जा सकते हो। उसका नाम घनश्याम था। देवराज चांद ने घोड़ा रोका और हर तरफ नजर मारी। इस वक्त वो घने जंगल में था। चिड़िया चहचहाने की आवाजें कभी कभार उसके कानों में पड़ जाती थी। अब हर चीज स्पष्ट नजर आ रही थी, वरना रात भर वो घनश्याम के भरोसे उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। हल्की सी ठंडक महसूस कर रहा था वो वातावरण में। मुझे यहीं तक, दिन निकलने तक तुम्हारे साथ रहने को कहा गया था कि कहीं तुम रास्ता ना भटक जाओ। उसे खामोश पाकर घनश्याम पुनः कह उठा। देवराज चांद ने उसे देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, तुम वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शुक्रिया। यहां से वो बस्ती कितनी दूर है, देवराज चांद ने पूछा। 5 घंटे घोड़ा दौड़ाते रहोगे तो उस बस्ती में पहुंच जाओगे, घनश्याम बोला। किस दिशा में घोड़ा? उधर, पश्चिम दिशा में। उसने हाथ से इशारा किया। नक्शा तुम्हारे पास है, जहां रास्ता भटकने का शक हो नक्शे को देख सकते हो। मैं यहां से लौट जाना ही ठीक समझता हूँ। नक्शे से नक्शे से ये तो पता नहीं चल लगेगा कि मैं दिशा भटक गया हूँ, देवराज चांद कह उठा। दिशा भटकने के बारे में महसूस करो तो सूरज देख लेना कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। उसने ठीक कहा था। इन हालातों में सूरज से ज्यादा बढ़िया दिशा सूचक यंत्र दूसरा हो ही नहीं सकता था। अगर वहां से मुझे वापस आना हुआ तो शायद रास्ता भटक जाऊं। यह संभव है, घनश्याम बोला। ऐसा हुआ तो तुम किसी तरह गांव पहुंचने की कोशिश करना। गांव पहुंच गए तो हमें खबर मिल जाएगी कि तुम वहां हो। गांव में नील क्रेस्टो के आदमी हैं? हाँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अपना ध्यान रखना, घनश्याम लापरवाही से बोला। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। देवराज चांद ने उसे देखा, मुस्कुराया। तुम मरने जा रहे हो, ऐसे में तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए। घनश्याम गंभीर था। इसके साथ ही उसने घोड़े को वापसी की तरफ दौड़ा दिया। देवराज चांद उसे जाते देखता रहा, फिर उसने लगाम को हिलाया तो घोड़ा चल पड़ा। देखते ही देखते उसका घोड़ा पश्चिम की दिशा की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। अगला दृश्य। वो 6 घोड़े दौड़े जा रहे थे। टापों की आवाजें उस घने जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। सबसे आगे वाले घोड़े पर ताराराम था। बाकी के पांचों पर जगमोहन, विकास, अशोक, सोनू और अजीत थे। सबके चेहरे से थकान झलक रही थी। घोड़ों पर बैठे दौड़ते उन्हें 10 घंटों से ज्यादा हो चुका था। कुछ देर आराम करने दे ताराराम, अशोक गला फाड़कर चीखा। लेकिन आगे घोड़ा दौड़ाते ताराराम ने आवाज नहीं सुनी। इस साले को पता नहीं क्या जल्दी लगी है, विकास बड़बड़ाया और ताराराम तक पहुंचने के लिए और भी घोड़ा तेज दौड़ा दिया। करीब मिनट भर में वो ताराराम के घोड़े के बराबर जा पहुंचा। ताराराम ने उसे देखा। बहुत हो गया, विकास उखड़ के बोला। कुछ आराम कर लेते हैं।
अब आराम नहीं हो सकता। घोड़ा दौड़ाते ताराराम ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों? इस वक्त हम बस्ती की सीमा के भीतर आ चुके हैं। क्या? विकास ने हड़बड़ाकर कहा। अब हमारे सिरों पर खतरा है। बस्ती के पहरेदार कभी भी हमें घेर सकते हैं। हम कई हैं। हमारे घोड़ों की आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं। हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि उनकी सीमा के भीतर कोई लोग आ गए हैं। विकास से कुछ कहते ना बना, परंतु 4 कदम पीछे अजीत ने ये सब शब्द सुने तो वो अपने घोड़े को पास ले आया। बस्ती वाले खतरनाक हैं। वो बाहर के लोगों को अपने पास आना पसंद नहीं करते। वो मुझे मालूम है कि बस्ती में हमारे लिए खतरा है। ताराराम कुछ व्याकुल होकर बोला, लेकिन देवता के उस पत्थर को पाने के लिए हमें कभी तो बस्ती में आना ही था। इस वक्त तो हमारे पास जगमोहन है जो कहता है कि हमें बस्ती वालों से बचा सकता है। ऐसे में चांस लेने में क्या बुराई है? मुझे विश्वास नहीं आता कि जगमोहन हमें बस्ती वालों से बचा सकता है। तुम सबने भी सुना है कि जगमोहन ने कहा कि लालू ने उसे लॉकेट के साथ कोई बात बताई है। उस बात को वो बस्ती वालों से कहेगा तो बस्ती वाले हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। जगमोहन से बात करो, वो झूठा भी हो सकता है, अजीत ने कहा। मेरे ख्याल में वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी जान के साथ साथ उसकी जान भी जुड़ी है। उससे बात करो फिर। ताराराम ने सोच में डूबे घोड़ा रोक दिया। धीरे धीरे बाकी घोड़े भी रुकते चले गए। घोड़े पर बैठे बैठे पीठ दर्द करने लगी है, सोनू कह उठा। ताराराम ने घोड़ा बढ़ाया और जगमोहन के पास ले जा रोका। जगमोहन ने उसे देखा। हम इस वक्त बस्ती की सीमा के भीतर हैं, ताराराम ने धीमे स्वर में कहा। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। बस्ती वाले हमारी जान भी ले सकते हैं। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। क्यों नहीं होगा? ऐसा हो सकता है। मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। जो तुम लोगों के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। लेकिन विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। ताराराम गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। सबसे कह दो कि बस्ती वालों पर किसी तरह का हमला न किया जाए। ऐसा किया गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जगमोहन का स्वर कठोर हो गया। ताराराम ने ऊंची आवाज में कहा, जब बस्ती वाले सामने पड़े तो उन पर हमला न किया जाए। कोई हथियार नहीं उठाएगा। पल भर की खामोशी के बाद अशोक कह उठा, हम चुप रहे तो वो हमें मारने की चेष्टा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। अभी तक हमने बस्ती वालों के बारे में जितना जाना है उससे ये तो पक्का है कि वो आने वाले पर पहले वार नहीं करते। जब आने वाला वार करता है तो वो उसकी जान लेते हैं। ताराराम कह उठा। जगमोहन का कहना है कि उन लोगों के सामने आने पर वह उन्हें संभाल। ताराराम के मुंह में ताराराम के शब्द मुंह में ही रह गए। तभी एक सनसनाता हुआ तीर आया और उनके बीच खाली जमीन पर धंस गया। जमीन में धंसा तीर कई पलों तक कांपता रहा, फिर उसका कंपन रुक गया। उनके चेहरे पर घबराहट आकर ठहरने लगी। उन्होंने हमें घेर लिया है, सोनू गला फाड़कर चीखा। ताराराम का चेहरा भी घबराहट से भर गया था, लेकिन वो हिम्मत करके बोला, कोई भी हथियार ना निकाले। कहने के साथ ही उसने जगमोहन को देखा। जगमोहन की निगाह हर तरफ जा रही थी। अब तुम संभालो, ताराराम ने जगमोहन से कहा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। और फिर वे नजर आने लगे जो इस वक्त बस्ती के पहरेदार बने हुए थे। वो कई थे, 8-10 के करीब। उनके हाथों में भाले, कुल्हाड़ी और तीर कमान थे। उनके शरीरों पर आधे अधूरे कपड़े थे। किसी ने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था तो किसी ने अपने नाप से कहीं खुली कमीज पहन रखी थी। 2 औरतें थी उनमें। उनके शरीर पर पूरे कपड़े थे। औरत मर्दों ने सिर के बालों की चुटिया बना रखी थी। 2 व्यक्तियों के बाल छोटे थे। इस वक्त वे सब सतर्क और खूंखार लग रहे थे। इनके हथियार जहर बुझे हैं, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। कोई कुछ न बोला। सब उन लोगों को देख रहे थे जो कि हथियारों को संभाले अपना घेरा तंग कर रहे थे। उनकी शिकारी नजरें इन सब पर थी। उन्हें पूरी आशा थी कि ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन सब चुप से खड़े उन्हें देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन्हें पूरी तरह घेर लिया गया। सब कुछ शांत रहा। एकाएक जगमोहन घोड़े से उतरा और होंठों पर मुस्कान ले आया। उनमें से एक आगे आया। उसने कमर पर धोती जैसा कपड़ा बांध रखा था।
सिर के बालों की चुटिया कमर तक जा रही थी। उनके हाथों में तीर कमान था, उसका रंग काला था, नाक फैली हुई थी। ऐसे में उसकी आंखों की सफेदी और भी ज्यादा तेजी से चमक रही थी। कौन हो तुम लोग? वो स्पष्ट शब्दों में बोला। दोस्त, जगमोहन मुस्कुराया। हमारी बस्ती से बाहर हमारा कोई दोस्त नहीं है। हैं, सब दोस्त हैं। कुछ लोग खराब हों तो सब खराब नहीं हो जाते। जगमोहन ने उसे मुस्कान वाले स्वर में कहा। अगर हमारे मन में खोट होता तो हम 6 घोड़ों पर बैठकर शोर शराबे के साथ इस तरफ क्यों आते? तब तो हम चोरी छिपे रात के अंधेरे में आते। वो जगमोहन को घूरता रहा। सच मानो, हम दोस्त हैं। हमें दोस्तों की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि यहीं से पलटकर वापस चले जाओ, उसने शुष्क स्वर में कहा। दोस्तों को इस तरह वापस नहीं भेजते। जगमोहन के होंठों पर बराबर मुस्कान छाई थी। चले जाओ। इस बार उसका स्वर कठोर हो गया। जगमोहन ने मुस्कुराकर गले में पहना बिल्ला वाला लॉकेट उसके सामने कर दिया। उस लॉकेट पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ी। वो चौंका। ये लॉकेट तो, उसने कहना चाहा। एक तरफ चलो, जगमोहन जल्दी बोला। तुमसे अकेले में बात करना ठीक रहेगा। जगमोहन उसे लेकर एक तरफ हो गया। ये जगमोहन क्या करना चाहता है? विकास ताराराम के कान में बोला। मालूम नहीं, कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर। अब हम इसके ही भरोसे हैं। जो ये करेगा हमें मंजूर करना ही होगा, ताराराम दबे स्वर में बोला। जिसे आगे रखते हैं, वक्त आने पर उसकी बात पर भी आगे बढ़ना ठीक रहता है। हमारे लिए ये नया आदमी है। जो भी है तुम लोगों के सामने है। सब बीच में ही थे जब मैंने इससे बात की थी। अब जो ये करेगा हमें वही मंजूर करना होगा। देखते हैं ये क्या करता है। अब बोलो, जगमोहन ने कहा। क्या कह रहे थे तुम? उस व्यक्ति के चेहरे पर उलझन थी। ये लॉकेट तो बिल्ला के गले में था। ये नहीं, ऐसा ही लॉकेट। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर टोका। ऐसा ही लॉकेट था उसके गले में। तुम शायद नहीं जानते, बिल्ला मेरा भाई था। भाई? हाँ। मैं 5 मिनट पहले पैदा हुआ था, वो 5 मिनट बाद में। हम जुड़वा थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी उभरी। मैं यहाँ बिल्ला से अपने भाई से मिलने आया था। अपनी नानी के पास ही रहा, वहीं पढ़ाई की, वहीं बड़ा हुआ। बदकिस्मत था मैं कि अपने माँ बाप का सुख न पा सका, उनकी गोद में न खेल सका। जब मेरा और बिल्ला का जन्म हुआ तब मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि हम दोनों को पाल सकते। माँ ने मुझे नानी के हवाले कर दिया और खुद बिल्ला को लेकर कहीं रहने लगी। मेरी माँ जानती थी कि मैं नानी के यहाँ सुरक्षित रहूंगा, इसलिए फिर कभी मेरा हाल जानने की चेष्टा नहीं की। कई साल पहले नानी को माँ ने पत्र लिखा था। पत्र में उसने अपने और बिल्ला के यहाँ रहने के बारे में बताया। गांव का पता भी लिखा। ये भी बताया कि मेरे पापा अब नहीं रहे। लेकिन नानी ने मुझे ये सब बातें नहीं बताई। मुझे तो यही बता रखा था कि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए। वो अजीब सी निगाहों से जगमोहन को देखे जा रहा था। जब मुझे नानी के पास छोड़ा गया तो मेरे पिता ने ये लॉकेट भी मेरे गले में डाल दिया था। जब से मैंने होश संभाला है, इस लॉकेट को तब से ही अपने गले में देख रहा हूं। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? एक दिन माँ का लिखा वो ही पत्र नानी के संदूक में रखा था और मेरे हाथ लग गया। तब मैं सब कुछ जान गया। महीना भर पहले की ही तो बात है। उसके बाद मैं माँ और भाई से मिलने की जिद करता रहा। आखिरकार नानी को मेरी बात माननी ही पड़ी और मुझे इधर आने की इजाजत दे दी। जगमोहन के चेहरे पर दुख के ढेर सारे भाव ले आया। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले बिल्ला की लाश देखी। पता चला कि घंटा भर पहले ही कुछ लोग उसे गोलियां। ये क्या कह रहे हो? वो बुरी तरह से चौंका। ठीक ही तो कह रहा हूं। कल ही की तो बात है ये। मैंने अपनी आंखों से बिल्ला की लाश देखी। पूछने पर गांव वालों से पता लगा कि मेरी माँ बरसों पहले मर गई थी। जगमोहन ने पीड़ा भरे स्वर में कहा। अब मेरे सामने यही रास्ता था कि तुम लोगों के पास आता। आखिर तुम लोग मेरे पिता की बस्ती वाले हो। मेरे रिश्तेदार भी बस्ती में रहते होंगे। तुम तुम बिल्ला के बारे में बताओ। क्या वो सच में मर सच में सच में क्या होता है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अपने भाई के बारे में ऐसी बात करूंगा क्या? जगमोहन दुख भरे तेज स्वर में कह उठा। ओह, बिल्ला की मौत सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।
तुम्हें क्या दुख होगा, मेरा तो भाई था। मैं तो उससे पहली बार मिलने आया था और मिला उसकी लाश से। मैं तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, उस व्यक्ति ने परेशान स्वर में कहा। साथ में कौन लोग हैं? भले लोग हैं। बस्ती में आने के लिए मैं जंगल में भटक रहा था, रास्ता तो मुझे मालूम नहीं था। तब ये मिले तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दो। मेरे बहुत कहने पर ये मुझे यहाँ लेकर आए। इन्हें इस तरह मत जाने देना। एक दिन अपने पास रखकर इनका सेवा सत्कार करना। बहुत भले लोग हैं ये। वो व्यक्ति कुछ देर खामोश रहा, फिर कह उठा, मैं तुम्हारे या इनके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता। तुम लोगों को जो भी बात करनी हो सरदार से करना। तुम्हारे या इनके बारे में सरदार ही फैसला करेगा। मेरे बारे में? मैं तो बस्ती का ही हूँ। मेरे पिता तुम लोगों में से ही। मैं समझता हूँ, परंतु ये सब कुछ तुम्हें सरदार से कहना होगा। अंतिम फैसला तो सरदार का ही होगा। अपने साथियों को समझा देना कि कोई भी गलत हरकत न करें, वरना ये जिंदा नहीं रहेंगे। कैसी बात करते हो? ये भले लोग हैं, गलत हरकत क्यों करेंगे? बस्ती कितनी दूर है? आधा घंटा पैदल रास्ता है, वो बोला। मेरे साथी अपनी अपनी जगहों पर पहरे पर रहेंगे, मैं तुम सबको बस्ती में ले जाऊंगा। आओ। अगला दृश्य। शाम के 3:30 बज रहे थे। बिल्ला का भाई भी है, ये सुनकर बस्ती का हर व्यक्ति हैरान था, और ये जानकर हर कोई दुखी भी हुआ कि बिल्ला को कल किसी ने मार दिया। बस्ती की शक्लो सूरत देखकर ही लगता था कि वो बहुत पुरानी है। सिर्फ एक ही 3 कमरों का मकान ईंटों का बना हुआ था। वो सरदार का मकान था। उसके आसपास कुछ जगह खाली छोड़ रखी थी। बाकी हर तरफ छोटे बड़े तरह तरह के झोपड़े थे। कोई झोपड़ा तो इतना था कि सिर्फ 2 व्यक्ति ही उसमें रह सके। कोई इतना कि 8 आदमी रह सके। कुछ झोपड़े 2 मंजिला भी थे, परंतु वहां पर सब कुछ सोच समझ कर बनाया गया था। हर तरफ साफ सुथरी जगह थी। झोपड़ों के बीच में से जाती गलियां और रास्ते साफ सुथरे और चौड़े थे। सरदार के मकान के बाहर कुछ घोड़े बंधे नजर आ रहे थे। जगमोहन को रहने के लिए एक छोटी झोपड़ी दे दी गई थी। अन्यों को एक बड़े झोपड़े में ठहरा दिया। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उन्हें लाने वाला व्यक्ति इस वक्त सरदार के मकान में सरदार से बातें कर रहा था। सरदार मोचना। पिछले 18 सालों से वो बस्ती का सरदार था। इस वक्त उसकी उम्र 51 बरस की थी। बस्ती के लोग सरदार मोचना से खुश थे। सरदार मोचना के मकान के एक कमरे में बस्ती के 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अलावा वो व्यक्ति भी था जो जगमोहन को और अन्यों को बस्ती में लाया था। वो सरदार और उन तीनों व्यक्तियों को बता चुका था कि जगमोहन से उसकी क्या बात हुई। ये हैरानी की बात है कि बिल्ला का कोई भाई भी है, सरदार मोचना कह उठा। हमें इस बात की खबर भी नहीं थी। बिल्ला को भी खबर नहीं थी। खबर होती तो वो अपने भाई के बारे में जिक्र अवश्य करता। लेकिन बिल्ला की मौत के बारे में सुनकर हमें गहरा धक्का लगा। बिल्ला ने हमेशा बस्ती के हक में काम किया है। उसके पिता ने बस्ती के उसूलों के खिलाफ काम किया था, लेकिन बिल्ला ने अपने कामों से अपने पिता की गलती को धो दिया। तुम ठीक कहते हो मोचना, पास बैठे एक बूढ़े से व्यक्ति ने कहा। उसका नाम क्या है जो अपने आप को बिल्ला का भाई कहता है? गलती हो गई सरदार, वो व्यक्ति तुरंत कह उठा। नाम नहीं पूछा उसका। भेड़ू, सरदार बोला। तुमने उस लॉकेट को ध्यान से देखा था जिसके गले में था? वो लॉकेट हमारी बस्ती की निशानी है। हाँ सरदार, मैंने उस लॉकेट को अच्छी तरह देखा था। वो हमारी बस्ती का ही बना हुआ है, भेड़ू ने पक्के स्वर में कहा। सरदार मोचना ने वहां बैठे 3 व्यक्तियों को देखा। अब आप लोग ही कहें कि बिल्ला के भाई के बारे में क्या फैसला लेना है, मोचना बोला। तुम क्या कहते हो? मेरी राय है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, सरदार मोचना सोच भरे स्वर में कह उठा। उसकी कही बातों की सत्यता की जांच करनी चाहिए, जैसे कि किसी को गांव में भेजकर बिल्ला के बारे में पता लगाया जाए। किसी अनजान व्यक्ति पर हमें सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि उसके पास हमारी बस्ती का लॉकेट है। मुझे मोचना की बात अच्छी लगी, दूसरा व्यक्ति कह उठा। सरदार ने भेड़ू को देखा। जोड़ा को बुलाओ, गांव भेजना है कि बिल्ला के बारे में पक्की जानकारी मिल सके। जी, मैं अभी जोड़ा को लेकर आता हूं, कहकर भेड़ू बाहर निकल गया। उन लोगों का क्या किया जाए जिसके बारे में बिल्ला का भाई का कहना है कि वो उसे बस्ती तक का रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ बस्ती तक आए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा।
अनजान लोगों को ज्यादा देर बस्ती में रखना ठीक नहीं। इन दिनों जंगल में बाहरी लोग कब से मौजूद हैं कि वो हमारी बस्ती से देवता के पत्थर को पाकर खजाना पा सके। हो सकता है ये लोग उन्हीं में से एक हों, वरना ये जंगल में कोई इस तरह घोड़ों पर क्यों भटकेगा। ठीक कहते हो। इन लोगों को आज की रात का मेहमान बनाकर सुबह नाश्ता कराकर बस्ती से बाहर पहुंचा दो, यही ठीक रहेगा। तभी भेड़ू के साथ जिस व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया वो 50 बरस का स्याह रंग वाला कठोर नजर आने वाला व्यक्ति था। काले चेहरे पर उसकी सफेद आंखें चमक रही थी। जोड़ा, सरदार ने कहना चाहा। सरदार, जोड़ा तड़प भरे स्वर में कह उठा। मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं कि बिल्ला की मौत की खबर सुनकर। उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने बिल्ला की जान ली है। इस बारे में जो मन में आए करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, सरदार ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हम किसी के कहे पर इस तरह विश्वास नहीं कर सकते। तुम गांव जाकर बिल्ला के बारे में पक्के तौर पर मालूम करो कि उसके साथ क्या बुरा हुआ और किस हद तक बुरा हुआ। मैं कुछ ही देर में यहां से रवाना हो जाता हूँ। अगर सच में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके शरीर को यूं बर्बाद मत होने देना। अच्छे ढंग से ठिकाने लगा देना और उसके गले में पड़ा हमारी बस्ती का लॉकेट लेते आना। जोड़ा ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। भेड़ू, तुम मेहमानों का ध्यान रखो, उन्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। जी। आप उनसे मिलना चाहेंगे जो खुद को बिल्ला का भाई? अभी नहीं, कल मिलेंगे। जोड़ा को बिल्ला के बारे में खबर लेकर आने दो, वो सुबह होने तक वापस आ जाएगा। भेड़ू ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। ताराराम ने झोपड़े में बैठे विकास, अशोक, सोनू और अजीत को देखा। भेड़ू उनसे चाय पानी पूछकर अभी अभी बाहर गया था। ये लोग तो कल सुबह हमें बस्ती से बाहर निकाल देंगे। ताराराम दांत भींचकर कह उठा। मतलब कि हमारे पास वक्त कम है, रात रात में ही हमें देवता का पत्थर हासिल करना है। ये संभव नहीं कि इतनी जल्दी रात ही रात में हम पत्थर लेकर यहां से निकल सकें। ये जगह हमारे लिए नई है और हमें पता भी नहीं कि देवता के पत्थर को कहाँ रखा गया है, उसे क्या सुरक्षा दी गई है। मालूम करना पड़ेगा देवता के पत्थर के बारे में, अशोक ने कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि लालू ने जगमोहन को ऐसी क्या बात बताई कि उस बात को कहते ही वो बस्ती वालों का खास बन गया। रहने के लिए उसे अलग झोपड़ा दिया। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे उस पत्थर को हासिल कर सकते हैं, ताराराम ने कहा। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि पत्थर है कहां पर। हम बाहर निकल सकते हैं। हमें यह नहीं कहा गया कि हम झोपड़े से ना निकलें, परंतु सबका एक साथ बाहर निकलना भी ठीक नहीं। अभी मैं ही बाहर होकर आता हूं। दो पल के लिए वहां खामोशी रही। मालूम करना कि वो देवता का पत्थर कहाँ, विकास ने कहना चाहा। हाँ, वही पता करने के लिए तो बाहर जा रहा हूं। अगला दृश्य। मोचना ठीक कहता है कि जब तक जोड़ा बिल्ला के बारे में पक्की खबर लेकर नहीं आता, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। आने वाली रात की बात है, उसके बीतते ही सब कुछ हमारे सामने होगा। फिर तभी भेड़ू ने तेजी से प्रवेश किया। सरदार, खबर आई है कि एक और व्यक्ति को पकड़कर बस्ती में लाया जा रहा है। वो पूर्व दिशा की तरफ से बस्ती की सीमा के भीतर प्रवेश हुआ था। वो भी घोड़े पर सवार था। सरदार, मोचना का चेहरा कठोर हो गया। बाहरी लोगों का हमारी बस्ती में दखल बहुत बढ़ता जा रहा है। ये लोग देवता के उस पत्थर को पाना चाहते हैं, परंतु मैं उन्हें देवता का पत्थर पाने में सफल नहीं होने दूंगा, कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। वो दांत भींचे बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। उस वक्त शाम के 4:30 बज रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। देवराज चौहान घोड़े पर सवार मध्यम गति से घने पेड़ों के नीचे से निकल रहा था। एक बार वो रास्ता भटक गया था। उसके बाद फिर उसने सूरज के हिसाब से पश्चिम दिशा तय की और आगे बढ़ने लगा। रात भर का जगह रास्ते में उसने 2 घंटे की नींद भी ले ली थी। इस वक्त देवराज चांद सोच रहा था कि उसे बस्ती के करीब होना ही चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे बस्ती के करीब होने का एहसास हो सके। तभी इन्हीं सोचों के साथ उसे घोड़े की लगाम खींचनी पड़ी। आंखें सिकुड़ गई। वो सतर्क नजर आने लगा। सामने कुछ आगे 2 व्यक्ति खड़े नजर आ रहे थे उसे। घोड़ा रुक गया। देवराज चांद ने एक ही निगाह में महसूस कर लिया कि वो दोनों व्यक्ति उस बस्ती के ही हैं जिसकी तलाश में वो यहां तक आया है।
उनका पहनावा और उनके हथियार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ने भाला थाम रखा था और चाकू जैसी कोई चीज कमर में फंसी नजर आ रही थी। दूसरे ने दोनों हाथों में तीर कमान थाम रखा था और वो उसे किसी भी पल चला सकता था। वो दो आदमी अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने आगे आने की चेष्टा नहीं की। ये देखकर देवराज चांद घोड़े से उतरा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों बाद उनके सामने 4 कदम दूर खड़ा था वो दोनों एकटक देवराज चांद को देखते जा रहे थे। तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं, देवराज चांद ने सामान्य स्वर में कहा। दोस्त हूं। कौन हो तुम? देवराज चौहान नाम है मेरा। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जंगल की सैर करते हुए इधर आ गया। हम तुम्हारी इस बात को सच नहीं मानते कि तुम यूं ही इधर आ गए। देवराज चौहान ने दोनों को देखा, फिर कंधे उचकाकर बोला, तुम्हारी मर्जी। तुमसे सरदार बात करेगा, वही फैसला करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एक ने कठोर स्वर में कहा। अगर यहाँ से वापस जाना चाहो तो हम तुम्हें वापस जाने दे सकते हैं। अवश्य वापस जाऊंगा, परंतु तुम्हारे सरदार से, तुम लोगों से अच्छी तरह से मिलकर। सरदार तुम्हें मारने का भी हुक्म दे सकता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने हाथ ऊपर करके खास ढंग से इशारा किया। देखते ही देखते 3 व्यक्ति पेड़ों पर से कूदे और देवराज चौहान को घेरने वाले ढंग में पास आकर खड़े हो गए। वो उन्हीं के साथी थे। हाथों में तलवार जैसे हथियार थे। दो अन्य व्यक्ति अन्य दिशाओं से निकलकर करीब आ गए। इसकी तलाशी लो। तलाशी में देवराज चांद के पास से रिवॉल्वर मिला। इसके बाद 2 व्यक्ति देवराज चांद को घेरे अन्य दिशा में ले जाने लगे। बाकी वहीं पहरे पर रह गए। अगला दृश्य। ताराराम और अजीत बस्ती में घूम रहे थे। किसी ने भी उन्हें रोकने टोकने की चेष्टा नहीं की। बस्ती वाले उन्हें देखते फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते। बस्ती का चक्कर काटते हुए करीब आधे घंटे बाद वे दोनों बस्ती के ठीक बीचों बीच ऐसी जगह पर पहुंचे कि ठिठक गए। उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सामने 15 फीट गोलाई लिए 3 फुट ऊंचा सीमेंट का चबूतरा बना था। उस चबूतरे के ठीक बीचों बीच फूलों का ढेर लगा हुआ था। आसपास धूप और 3-4 दिए जल रहे थे। कुछ दिए खाली पड़े थे और जल चुकी धूप बत्ती भी नजर आ रही थी। चबूतरे के बाकी हिस्से पर सफेद रंग की किसी चीज से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रखी थी। तब चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बना रखी थी। तभी उन दोनों ने देखा कि 2 आदमी और औरत चबूतरे के पास पहुंचे और एक एक करके ऊपर चढ़े और फूलों के ढेर के पास घुटनों के बल बैठकर उसने हाथ में थाम रखी धूप बत्ती फूलों के पास जलाई और माथा फूलों से लगाकर हाथ जोड़े, पलटे और चबूतरे से नीचे आ गए। फिर दूसरा आदमी इसी तरह ऊपर गया और फिर औरत। जब वे अपना काम समाप्त करके जाने लगे तो ताराराम ने उनसे उनके पास पहुंचा। ये जगह क्या है? ताराराम ने मुस्कुराकर पूछा। वो ठिठके। उन्होंने आपस में देखा। हम बाहर के लोग हैं, इसलिए मालूम है हमें। आज ही तुम लोगों को यहाँ पकड़ कर लाया गया है, औरत ने कहा। एक मिनट दोस्तों, ये इसके पेजेस मैंने आपको बताया था, तो ये जुड़े हुए हैं। मैं बस, मालूम है हमें, आज ही तुम लोगों को पकड़कर यहाँ लाया गया था, औरत ने कहा। हाँ हाँ, कुछ घंटे पहले ही हम यहाँ आए हैं। ताराराम ने फिर से चबूतरे की तरफ इशारा किया। ये सब क्या है? इस जगह पर हमारे देवता हैं। दिन में एक बार हम उनकी पूजा अवश्य करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा। देवता? कहाँ? वहां फूलों के नीचे। तभी अजीत के होंठों से निकला। देवता का पत्थर तो नहीं? तुम लोगों के लिए वो पत्थर हो सकता है, परंतु हमारे लिए वो देवता है। ताराराम और अजीत खामोश रहे, सिर हिलाकर रह गए। वो तीनों वहां से चले गए। दोनों की नजरें मिली। ताराराम, अजीत ने मुस्कुराकर कहा, मिल गया खजाना। अभी कुछ मत कह। उन फूलों के नीचे देवता का वो पत्थर है जो हमें चाहिए। ताराराम के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे। क्या हुआ?
कल सुबह हमें बस्ती से बाहर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम बस्ती में आए तो ये लोग हमें मार देंगे। सुबह बहुत दूर है। हम रात को ही यहाँ से देवता का पत्थर लेकर खिसक लेंगे। और अजीत, इतना आसान नहीं है ये, जितनी आसानी से तुमने कह दिया। ताराराम ने सोच भरे स्वर में कहा, इन लोगों के हाथों से बचकर जंगल से निकल जाना आसान नहीं है। मैं आइडिया है। अजीत के होठों से निकला। क्या? ये लोग हमें सुबह बस्ती से बाहर कर देंगे? हाँ। अजीत की सिकुड़ी निगाह फूलों के ढेर पर थी। फूलों के ढेर के नीचे देवता का पत्थर है। हम रात को किसी तरह चुपके से देवता का पत्थर निकालकर अपने कब्जे में कर लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बेवकूफों वाली बात मत कर। क्या मतलब? ये लोग देवता के पत्थर की पूजा करते हैं, तुम देख ही रहे हो। ऐसे में पत्थर इसी तरह फूलों से ढका नहीं रहा होगा। मेरे ख्याल में हर सुबह साफ सफाई करके देवता के पत्थर को रखा जाता होगा और पुनः फूल चढ़ाकर ही अपनी पूजा शुरू कर देते होंगे। ताराराम ने सोच भरे स्वर में कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हमने रात को पत्थर निकाल लिया तो सुबह तक ये हमें आसानी से पकड़ लेंगे। फिर क्या किया जाए? अजीत व्याकुल नजर आने लगा। हमें, ताराराम की नजरें आसपास घूमने लगी, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद रात को पत्थर उठाकर निकल चलना होगा। सुबह होने पर ये लोग हमें जंगल में पकड़ सकते हैं। कोशिश करनी है कि ये लोग हमें पकड़ ना सके। इतना खतरा तो उठाना ही होगा। दोनों की नजरें मिली। आओ, अजीत फुसफुसाया, पहले यहां से निकलने का आसान रास्ता देखते हैं। उसके बाद दोनों चबूतरे से हट गए। अगला दृश्य। जगमोहन को विश्वास था कि अपनी बात के दम पर वो कुछ दिन बस्ती में रुक सकेगा। तब तक देवराज चांद अवश्य बस्ती में आ पहुंचेगा और उसे बचा लेगा। यानी कि जगमोहन को अब देवराज चांद के बस्ती में आने का इंतजार करना था। और इसके लिए इसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जगमोहन घंटा भर आराम करने के बाद झोपड़ी से बाहर निकला। यूं ही टहलने के अंदाज में कुछ आगे बढ़ा कि उसकी निगाह देवराज चांद पर पड़ी, जो दो व्यक्तियों के बीच चलता हुआ एक तरफ जा रहा था। दो पलों तक जगमोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि वो सही देख रहा है। देवराज चौहान! जगमोहन खुशी से चिल्लाया और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आवाज सुनते ही देवराज चांद ठिठका। पलट कर देखा तो जगमोहन को अपनी तरफ आते पाकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? कैसे हो? पास पहुंचकर जगमोहन ने मुस्कुराकर पूछा। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाकी बातें बाद में। ये तुम्हें सरदार के पास ले जा रहे हैं? हाँ। देवराज चांद जगमोहन की यहाँ मौजूदगी के प्रति अभी भी उलझन में था। जगमोहन ने उन दोनों व्यक्तियों को देखा। ये मेरा रिश्तेदार है, छोड़ दो। मैं सरदार से। क्या हुआ? तभी पास आते भेड़ू ने पूछा। ओ भेड़ू! जगमोहन ने फौरन उससे कहा, ये मेरा रिश्तेदार है और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। इसे छोड़ दो। भेड़ू ने सिर से पांव तक देवराज चांद को देखा। ये तुम्हारा रिश्तेदार है? हाँ, मैं इसे गांव में ही छोड़कर आया था, लेकिन ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। तुमने पहले तो इसके बारे में नहीं बताया। जरूरत नहीं समझी। मैं इस बारे में जो भी बात करनी हो सरदार से करो। भेड़ू ने देवराज चांद को लाने वाले दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम लोग जाओ, इसे मैं सरदार के पास ले जाता हूँ। वो दोनों व्यक्ति चले गए। चल भेड़ू, सरदार मोचना से बात कर लेते हैं। सरदार मोचना ने जगमोहन की बात सुनकर देवराज चांद को देखा। अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार है तो इसका कोई अहित नहीं होगा, आखिरकार सरदार ने कहा। शुक्रिया सरदार। जगमोहन ने राहत की सांस ली। सरदार मोचना ने भेड़ू से कहा, जोड़ा जब भी आए मुझे खबर की जाए। वो तो आधी रात से पहले नहीं लौटेगा, बिल्ला की खबर लेकर। कोई बात नहीं, उसके आने पर मुझे तुरंत खबर दी जाए। जी। और इसे? सरदार मोचना ने देवराज चांद को देखा। तब तक इसे अलग रखा जाए जब तक कि जोड़ा के वापस आने पर इसकी बातों की के से सच की जांच नहीं हो जाती। मैं सच कह रहा हूं, जगमोहन उसी पल कह उठा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम झूठ कह रहे हो।
सरदार मोचना बोला, हम तो तुम्हारी बातों का सच जांचना चाहते हैं। तुम जाओ, भेड़ू तुम्हारे रिश्तेदार को हिफाजत से किसी झोपड़े में रखेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली और देवराज चौहान पर नजर मारने के पश्चात बाहर निकल गया। देवराज चौहान अभी तक गहरी उलझन में था। वो नहीं समझ पा रहा था कि जगमोहन यहाँ क्या कर रहा है और किस स्थिति में यहाँ मौजूद है। उसके बाद भेड़ू ने देवराज चौहान को अलग झोपड़े में जगह दे दी। देवराज चौहान का इरादा किसी भी तरह की हरकत करने का नहीं था। वो जानना चाहता था कि जगमोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है। अगला दृश्य, रात के 12 बज रहे थे। सरदार मोचना अपने मकान के पहले कमरे में भेड़ू के साथ मौजूद था। मोचना ने ही भेड़ू को बुलावा भेजा था। जोड़ा बस्ती में वापस नहीं पहुंचा? सरदार मोचना ने बेचैनी से पूछा। अभी नहीं सरदार, भेड़ू ने आदर भाव से कहा। जोड़ा को अभी तक बिल्ला के बारे में जानकारी लेकर आ जाना चाहिए था। जोड़ा को अभी तक बिल्ला के बारे में जानकारी लेकर आ जाना चाहिए था। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं सरदार, जोड़ा कहीं रुक गया होगा, वो आता ही होगा। हाँ, वो आ जाएगा। गांव तक का सफर तो उसके लिए मामूली है, परंतु वो लोग भी जंगल में डेरा जमाए बैठे हैं जो हमारे देवता के पत्थर को हासिल करने के लिए देवता का खजाना पा लेना चाहते हैं। मुझे डर है कि जोड़ा का टकराव उन लोगों से न हो जाए, जोड़ा को कोई हानि न पहुंचे। वो बाहरी लोग जोड़ा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भेड़ू ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जोड़ा को ऐसे लोगों से निपटने में महारत हासिल है। वो उन भारी लोगों के पास खतरनाक हथियार हैं। जोड़ा उन हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता, सरदार मोचना ने उखड़े स्वर में कहा। वो अकेला है। हाँ सरदार। जगमोहन और उन लोगों ने खाना खा लिया? हाँ सरदार, वो तो अब नींद में है। खाना खाने के बाद वो लोग सो गए थे। मैंने उनके झोंपड़े में झांक कर देखा था। हम्म तुम्हारा क्या ख्याल है, जगमोहन सच बोलता है कि वो बिल्ला का जुड़वा भाई है? मैं पक्की राय तो नहीं दे सकता सरदार। इस मामले में जितना आप जानकार हैं उतने ही मैं हूं। जाओ, जब जोड़ा आ जाए तो मुझे खबर करना। भेड़ू ने सिर हिलाया और पलटकर झोपड़े से बाहर निकल गया। अगला दृश्य, आधी रात का वक्त हो रहा था। बस्ती गहरी नींद में थी। कभी कभार नींद भरी बस्ती में से किसी की नशे से भरी आवाज उठ जाती थी। इसके अलावा कुत्ते भौंकने की आवाज या गाय भैंस की आवाज कान में पड़ जाती, अन्यथा शांति ही रहती। तब तक जगमोहन ने झोपड़े के बाहर कदमों की मध्यम सी गति उठती आवाज को महसूस किया और फौरन आंखें खोली। इससे पहले कि वो उठ पाता किसी को झोपड़े में झांकते पाया, वो वैसे ही पड़ा रहा, आंखें बंद कर दी। फिर उसने पुनः कानों में कदमों की आहट महसूस की तो आंखें खोली। झोपड़े के दरवाजे पर अब कोई मौजूद नहीं था। जगमोहन फुर्ती से उठा और दबे पांव झोपड़े से बाहर निकला। रात के अंधेरे में उसने सामने किसी को जाते देखा। चंद्रमा की रोशनी में जगमोहन ने उसे स्पष्ट पहचाना कि वो सोनू है, ताराराम का साथी। रात के इस वक्त कहाँ जा रहा है, वो भी उसके झोपड़े में झांकने के बाद? गड़बड़ है। जगमोहन खुद को ओट में रखते हुए दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। हर तरफ रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दो तीन मोड़ मुड़ने के बाद जगमोहन ने सोनू को एकाएक ओट में होते देखा। जगमोहन कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन वो भी ओट में हो गया। कुछ पलों बाद उसने सामने से एक व्यक्ति को आते देखा। वो बस्ती का आदमी था। जब वो सामने से निकलकर कुछ आगे हो गया तो पुनः ओट से निकलकर सोनू का पीछा करने लगा, जो कि 30-40 कदम आगे था। फिर उसने सोनू को ऐसी जगह रुकते देखा जो कि खुली जगह थी और पेड़ों के तने या मोटी टहनियां लगाकर उस जगह पर बाड़ बना रखी थी। भीतर की जगह पर जानवर बंधे पड़े थे। अंधेरे में जगमोहन देख नहीं पाया कि वहां कौन कौन सा जानवर है। सोनू उस बाड़े में प्रवेश कर गया। जगमोहन दबे पांव करीब आया और अंधेरे में सट कर बैठ गया और सोनू के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो जानने को उत्सुक था कि वो क्या कर रहा है रात के अंधेरे में। करीब 10 मिनट बाद सोनू बाड़े से बाहर निकला। उसने एक घोड़े की लगाम थाम रखी थी। उसके पीछे चार अन्य घोड़ों की लगामों को रस्सी से बांधा हुआ था।
ऐसे में वो भी पीछे आ रहे थे। ये देखकर जगमोहन चौंका। इतना तो समझ गया कि सोनू और बाकी अन्य चारों बस्ती से जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। तभी तो सोनू पांचों घोड़ों को वहां से निकाल कर ले जा रहा है। मतलब कि वो चारों कहीं पर सोनू का और घोड़ों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं आए सोनू के साथ घोड़ों को लेने? ये अकेला क्यों आया? जगमोहन के पास इन बातों का जवाब नहीं था। सोनू घोड़ों के साथ सावधानी से एक रास्ते पर बढ़ गया। घोड़ों की टापें बेहद ही मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। मिट्टी वाली जमीन होने के कारण आवाज उठ नहीं पा रही थी। जगमोहन रात के अंधेरे में खामोशी से उसका पीछा करने लगा। सोनू घोड़ों के साथ ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहा था जहां धीरे धीरे बस्ती खत्म होती जा रही थी। कुछ ही देर में जगमोहन पीछा करता हुआ वीरान जंगल में जा पहुंचा। अगला दृश्य। खामोश रहो, ताराराम दांत भींचे दबे स्वर में बोला। अंधेरे में उसकी नजरें हर तरफ जा रही थी। उनके हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। इस वक्त उनके चेहरे दिखते तो यकीनन खतरनाक भावों से ही भरे नजर आते। बेकार में मत बोलो। पल भर के लिए उनके बीच चुप्पी छा गई। विकास, तुम बाईं तरफ जाओ। अशोक, दाईं तरफ। तुम यहीं रहो अजीत। विकास और अशोक दाएं बाएं चले गए। अजीत ताराराम के पास ही खड़ा रहा। ताराराम की चमक भरी निगाह सामने नजर आ रही रहे चबूतरे पर टिकी। ताराराम की चमक भरी निगाह सामने नजर आ रहे चबूतरे पर जा टिकी। वहां एक तरफ किसी चीज में मशाल फंसा रखी थी, जिसकी अपर्याप्त रोशनी में चबूतरा नजर आ रहा था, और वो फूलों का ढेर जिसमें बस्ती के देवता का पत्थर पड़ा हुआ था। मैं पत्थर लेने जा रहा हूं, ताराराम अजीत को फुसफुसाकर कह उठा। रिवॉल्वर तैयार रखो। कोई खतरा आए तो रुकना नहीं। गोलियां चलाते हुए भाग खड़े होना है। सोनू घोड़ों के साथ तय जगह पर पहुंच गया होगा। अजीत ने सिर हिलाया। ताराराम दबे पांव आसपास देखता तेजी से आगे बढ़ा और छोटी सी छलांग में चबूतरे पर जा पहुंचा। फिर तेजी से पुनः आगे बढ़ा और मशाल की रोशनी में नजर आ रहे फूलों के ढेर को हटाने लगा। 20 सेकंड में ही उसके हाथ में एक पत्थर दबा था। सामान्य साइज का मुट्ठी में आ जाने वाला पत्थर। उस पत्थर के अलावा वहां कुछ नहीं था। यही देवता का पत्थर था, खजाने की चाबी। दूसरे हाथ से ताराराम ने जल्दी से बिखरे फूलों को पहले की तरह इकट्ठा किया और पलटकर चबूतरे से छलांग लगाकर अजीत के पास आ गया। पत्थर को मुट्ठी में जकड़ रखा था। फूलों के नीचे एक ही पत्थर था। वो ले आया हूं। देवता का ही पत्थर होगा ये, ताराराम ने जल्दी से कहा। हमें यहां से फौरन निकलना चलना चाहिए। दिखाओ मुझे, अजीत ने उत्सुकता से कहा। मैं? निकलो यहां से, ताराराम गुस्से से दांत भींचकर कह उठा। देखने का काम बाद में भी हो जाएगा। तभी अंधेरे में अशोक और विकास करीब आ पहुंचे। काम हो गया? हाँ। कहाँ है देवता का पत्थर? मेरी मुट्ठी में। ओह, लालू ने ठीक कहा था कि देवता का पत्थर मुट्ठी में आ जाता है। आओ। वे सब अंधेरे में ताराराम के पीछे चल पड़े। सोनू घोड़े लेकर उस खास जगह पहुंच गया होगा, अशोक बोला। क्यों नहीं पहुंचेगा? मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी ने उसे देख लिया हो और इस बात का खतरा हो सकता है, ताराराम ने गंभीर स्वर में कहा। देखते हैं क्या होता है। वो चारों अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। यहां से निकलकर क्या करना है? विकास ने पूछा। सोचेंगे, पहले यहां से तो निकलें। अगला दृश्य। सोनू को घोड़ों के साथ उस अंधेरे से भरी जंगल भरी जगह में खड़े आधा घंटा हो गया था। कुछ दूरी पर जगमोहन सब्र के साथ छिपा उस पर नजर रख रहा था। एक बार तो उसके मन में आया कि वो पास पहुंचकर सोनू से मामला पूछे, परंतु फिर ये विचार छोड़ दिया। ये भी जगमोहन महसूस कर रहा था कि वो पांचों चुपके से बस्ती से निकल जाने का विचार कर रहे हैं, जबकि सुबह बस्ती वालों ने उन्हें नाश्ता खिलाकर विदा करना था। तो फिर वे इस तरह जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जगमोहन के ख्यालों में एक बार भी नहीं आया कि वो लोग देवता का पत्थर ले जा रहे हो सकते हैं। शायद ये ख्याल इसलिए नहीं आया कि खुद उसका ध्यान देवता के पत्थर की तरफ ना होकर देवराज चौहान की तरफ था। वो ये सारी कोशिशें ही सिर्फ इसलिए कर रहा था कि देवराज चौहान बस्ती वालों के हाथों से बचा रहे। देवता के पत्थर के बारे में तो उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि अब उसे इस बात का ध्यान आ पाता कि ये लोग देवता का पत्थर हासिल करके बस्ती से खिसक जाने की फिराक में हो सकते हैं। ये ख्याल आ भी जाता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इन लोगों ने पत्थर को तलाश कर लिया होगा।
जल्द ही जगमोहन के कानों में मध्यम सी आहट पड़ने लगी। वो मोटे तने के पीछे दुबक गया। देखते ही देखते उसे चार साए नजर आने लगे जो कि अंधेरे में इसी तरफ आ रहे थे। सायों के चलने के ढंग से उसने पहचाना कि वो ताराराम, अशोक, विकास और अजीत हैं। वो लोग उससे 5 कदमों की दूरी से निकले। जगमोहन सांस रोके तने से लिपटा, अंधेरे में उसका हिस्सा बना रहा। वो यकीनन जल्दी में थे कि उसकी मौजूदगी का एहसास न पा सके। सोनू की आवाज जगमोहन ने स्पष्ट सुनी। काम हो गया लगता है। हाँ, ताराराम की आवाज थी। निकल चलो यहां से। इस तरफ बस्ती वालों का पहरा नहीं है, क्योंकि इधर से कोई भी नहीं आता। कुछ आगे गहरी खाई है। फिर हम यहां से निकलेंगे कैसे? खाई के साथ साथ बढ़ेंगे, आगे जाकर रास्ता मिल जाएगा। जगमोहन को एहसास होने लगा कि वो घोड़ों पर बैठ रहे हैं। जगमोहन के मन में पुनः आया कि वो उनसे जाने का कारण पूछे, लेकिन जिस तरह वो छुपकर जाना चाहते थे उसे देखकर जगमोहन ने उनके सामने जाना ठीक नहीं समझा। तभी उसके कानों में विकास की हंसती आवाज पड़ी। जगमोहन को जब सुबह पता चलेगा कि हम निकल गए तो उसके दिल पर क्या। इस वक्त अपनी फिक्र करो जगमोहन। ताराराम की कठोर आवाज आई। साथ ही घोड़ों की टापों की आवाजें जो दूर होने लगी थी। फिर कई घोड़ों की टापें उसे सुनाई देने लगी। वे सब जा रहे थे। जगमोहन वहीं अंधेरे में दुबका रहा। सोचों में उलझन थी कि वो रात को इस तरह क्यों चुपके से निकल गए। कुछ ही पलों बाद घोड़ों की टापें सुनाई देनी बंद हो गई। जगमोहन उस जगह से निकला और वापस चल पड़ा। यही सोच रहा था कि ताराराम और उसके साथियों के चले जाने से उसका कोई मतलब नहीं। मन ही मन उसने तय किया कि दिन में किसी तरह देवराज चाहन के साथ वो भी निकल जाएगा। देवराज चांद को समझा लेगा कि देवता का पत्थर। देवता का पत्थर। जगमोहन चूक कर एकाएक ठिठक गया। ओह, तो क्या ताराराम और उसके साथी देवता का पत्थर ले गए? शायद वो सही सोच रहा है। उनके इस तरह चुपके से निकल जाने का मतलब यही साबित करता है। सोनू के शब्द उसके कानों में महसूस किए कि उसने पूछा था, काम हो गया? काम तो हो गया। जवाब में ताराराम ने यही कहा था। क्या वो काम देवता के पत्थर को हासिल करने वाला काम था? इस सोच के साथ जगमोहन हक्का बक्का रह गया। अपने झोपड़े में पहुंचकर वो सोने की चेष्टा करने लगा, परंतु नींद न आई। वो ताराराम और उसके साथियों के अलावा देवता के पत्थर के बारे में सोचता रहा कि यकीनन वो देवता का पत्थर ले गए हैं, वरना रात के अंधेरे में इस तरह चुपचाप क्यों खिसकेंगे। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि सरदार नाराज होकर क्या करेगा। कहीं जगमोहन और देवराज चांद का सर तो नहीं उड़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो पहले ही वापस पहुंच चुके हैं, ये हम जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरदार जगमोहन और देवराज चांद की जिम्मेवारी लगा दे कि भाई तुम लोगों के चक्कर में ये यहाँ आए थे और तुम लोगों के चक्कर में हमारे देवता का पत्थर गया है, इसलिए वापस लाने भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसीलिए वो मुझे लगता है वहां ढूंढ रहे हैं। खैर, जो भी होगा अगले हिस्से में हमें पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।